नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। यूपी इन्वेस्ट नाम का एक ऐसा कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू किया था, जहां पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बोला गया था कि आइए आप यूपी में इन्वेस्ट करिए, और उसके लिए सारी सुविधाएं दी गई थी। ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन होती थी। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि यूपी इन्वेस्ट एक दलाली और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। यूपी इन्वेस्ट के जो सीईओ थे, जो कि खुद आईएएस ऑफिसर है और सेक्रेटरी थे इंफ्रास्ट्रक्चर के यूपी सरकार में, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनको सस्पेंड रातों रात किया गया क्योंकि एक इन्वेस्टर ने शिकायत की कि यूपी इन्वेस्ट में वो अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे थे, जिसके बाद उनको ये पता चला कि जो इवैल्यूएशन कमेटी है उसके थ्रू एक ऐसा व्यक्ति जो कि मिडिल मैन है, जिसका नाम है निकांत जैन, उसने ये कहा कि उनको 5% कमीशन देना पड़ेगा, उसके बाद ही उनके प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलेगी। अब जैसे ही ये बात पता चली, उसके बाद अभिषेक प्रकाश जो कि सीईओ है इन्वेस्ट यूपी के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या जो बड़ा सवाल है कि निकांत जैन जैसा जो मिडिल मैन है, उसका अभिषेक प्रकाश से क्या रिश्ता है और वो कितना क्लोजली एसोसिएटेड है इस पूरे भ्रष्टाचार के अड्डे में, और क्या योगी जी अपना पल्ला झाड़ सकते हैं सस्पेंड करने से अभिषेक प्रकाश को, या फिर ये एक और बड़ा दलाली, घूसखोरी और भ्रष्टाचार का की ये कहानी सामने आई है। भले ही यूपी की सरकार और योगी आदित्यनाथ ये कहें कि देखिए भाई हमने सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये कहानी की जो तय है ये कहां तक जाती है, कितना बड़ा ये मुद्दा है और इसको किस तरह से विपक्ष उठाएगा, आज सब इस पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं और एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मनु पवार भी हैं फेडरल देश से। उसके अलावा संजीव सिंह है जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता है। संजीव जी, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में संजीव सिंह से शुरू करती हूँ कि संजीव जी, ये जो इन्वेस्ट यूपी के जो सीईओ अभिषेक प्रकाश है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये सस्पेंशन जो निलंबन हुआ है, ये क्या दिखावा मात्र है? लेकिन असली कहानी यही है कि इन्वेस्ट यूपी को इसीलिए लाया गया ताकि भ्रष्टाचार को पनपाया जा सके और योगी जी की सरकार पैसे कमा सके। क्या ये चीज आपको नजर आई? जी नमस्कार। ये जो मामला भी, मैं भी आपके फोन के पहले ही इस चीजों की जानकारी मिली है, देख रहा हूं। तो इसमें प्रथम दृष्टया तो सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि अभिषेक प्रकाश के ऊपर जो सस्पेंशन और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई है, वो एक तरह से दिखावटी, क्योंकि जो अधिकारी इतना करीब था और जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे, तो निसंदेह ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार खुले रूप से चल रहा है और ऐसे ही अधिकारी इनके साथ लगातार लगे हुए। और जो अभी आगे चीजें आएंगी उस पर मैं चर्चा करूंगा थोड़ा। अभी तो मुझे लग रहा है इतना ही। मैं अभी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं सुनता हूँ। ठीक है, मैं मनु के पास आती हूँ क्योंकि मनु ने ये पूरी स्टोरी लिखी है और मनु उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे कि मनु ये असली कहानी क्या है। क्या ये एक चिट्ठी जो योगी आदित्यनाथ को लिखी गई थी उसके बाद ये चीजें उजागर हुई, या फिर लोगों को इसके बारे में एहसास था कि यूपी इन्वेस्ट में इस तरीके का पैसे का लेन देन और दलाली का अड्डा एक तरीके से बना है? अगर मान लीजिए ये चिट्ठी नहीं पहुंचती और इस व्यक्ति ने शिकायत नहीं किया होता तो ये पता ही नहीं चलती ये बात। तो ये जो निलंबन है ये कैसे हुआ एग्जैक्टली? पूरी स्टोरी अगर थोड़ा सा विस्तार में अगर बता सके तो आप जी। हाँ मनु, बोलिए। हाँ, देखिए ये नेक्सस इससे लग रहा है कि ये चल रहा था और 5 साल हो गए इन्वेस्ट यूपी को स्टार्ट हुए प्रोग्राम है। बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि जिसमें ये है कि आप इन्वेस्ट करिए, यूपी में निवेश करिए, पैसा लाइए और यहाँ पे जो है अपनी इंडस्ट्री लगाइए। तो ये बहुत बड़ा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें यूपी की सूरत बदलने का जो है सपना है उसके पीछे। और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और उसमें जिस आदमी को सर्वा बनाया गया है अभिषेक प्रकाश जो आईएएस है, इसका मतलब वो भी बहुत ताकतवर आदमी है, बहुत कद्दावर आदमी है, बहुत भरोसे के आदमी होंगे, तभी उनको यहाँ पे बिठाया गया है। लेकिन उन्होंने जो किया वो इस चिट्ठी से ही खुला है।
सबसे बड़ी बात ये जो विश्वजीत हैं, उनका विश्वजीत दत्ता है, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई मैंने अप्लाई किया था और ऑनलाइन भी किया और इन्वेस्ट यूपी में जाके भी किया। और जब ऑनलाइन अप्लाई में जब उनको लगा कि ये आदमी आ गया है तो उन्होंने मुझे घेरना शुरू कर दिया। मुझे वहाँ के सीनियर अफसरों ने बताया कि भाई आपको एक आदमी का नंबर दिया, जो जैन है, कि इससे बात करिए, ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो एकदम क्लियर करा देगा। तो इनको लगा शायद वो कोई सिस्टम का ही कोई प्रभावशाली आदमी होगा, तो उन्होंने बात की। उस चिट्ठी के मुताबिक बता रहा हूँ, इसमें मैं अपना कोई एलिमेंट नहीं जोड़ रहा। उस चिट्ठी के मुताबिक इन्होंने बात की तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि जो आपके प्रोजेक्ट की लागत है, आप मैन्युफैक्चरिंग सौर ऊर्जा के जो उपकरण हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहते हैं यूपी में, उसके लिए जो आपकी लागत है प्रोजेक्ट की, उसका 5% आपको देना होगा, वो भी एडवांस में कैश देना होगा। तो दत्ता जो है उनका माथा ठनक गया, उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं करूंगा। उन्होंने क्या किया, चिट्ठी लिख दी मुख्य सचिव के नाम। तो मुख्य सचिव को लिखना मतलब सीएम को लिखना। तो जांच बिठाई गई और जांच में पता चला कि हाँ ये तो सही सही बात है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि आपको जो है वहां से मंजूरी में तभी मिल पाएगी जब आप जो है वो जो दलाल हैं जो जैन हैं उनको पैसा देंगे। तो वहां मामला अटक गया और फिर उन्होंने जब चिट्ठी लिखी उससे पूरा खुलासा हो गया। आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है। ओके, मैं आप जब तक ऑडियो रिकनेक्ट करने की कोशिश करिए, मैं जब तक सिद्धार्थ के पास जाती हूँ कि सिद्धार्थ आपने भी ये स्टोरी पढ़ी होगी। मोटा-मोटी ये पूरी जो स्टोरी है ये क्या है? क्या ये यूपी इन्वेस्ट के सीईओ को निलंबित किया गया, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस हुआ है, एफआईआर दर्ज हो गई है, निकांत जैन नाम का जो मिडलमैन है वो अरेस्ट भी हो गया है। लेकिन ये जो यूपी इन्वेस्ट का जो पूरा कार्यक्रम है और जिस तरीके से ये दलाली की जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे क्या लगता है? क्या योगी सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है? अभिषेक प्रकाश की जो गिरफ्तारी हुई है उससे खाली निलंबित करके, और क्या योगी जी पल्ला झाड़ सकते हैं? आज क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी योगी जी को नहीं लेनी चाहिए? जी। हाँ, कोई भी व्यवस्था में अगर मैं दुकान चलाता हूँ और मेरे दुकान का नौकर जो मेरा काम करता है वो कोई गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो सबसे पहले ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार है, उसी के अगर कार्यपालिका के सदस्य कोई एक आईएएस ऑफिसर इस तरह का काम करते हुए पकड़ाए हैं, तो सीधे-सीधे आपके एजेंट ने, यूपी सरकार के एजेंट ने गलत किया है, तो जो उसका ओनर है वो भी लायबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है। वो पल्ला नहीं झाड़ सकता कि मैं नहीं जानता, क्योंकि वो आप ही का एम्प्लॉयी है, आप ही के अंदर काम करता है, आप ही से सैलरी लेता है। आप जो कहते हैं वही करता है, आप जो कहते हैं वो जो आप नहीं कहते वो नहीं करता। इसके बावजूद अगर वो ये कर रहा है, इसका मतलब आपकी संलिप्तता इसमें बिल्कुल स्वाभाविक रूप से स्थापित हो जाती है, कोई इससे बच नहीं सकता। इसको इसको ये लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी तो मतलब इसमें दोष बनता है, दोष से आप भाग नहीं सकते। दूसरी बात ये कि इससे अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये जो कहानी गढ़ी गई थी पिछले 10 साल से कि मोदी जी से और योगी जी से सारे लोग थर-थर काँपते हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो आपके नाक के नीचे अगर आप ही का आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, इसका मतलब ये 2 में से एक चीज़ है कि या तो आप इतने ताकतवर नहीं हैं कि अपने नाक के नीचे आप ही का नौकर आप भ्रष्टाचार कर रहा है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आप शक्तिहीन हैं। दूसरा ये है कि वो हो इसके बावजूद अगर वो हो रहा है तो दूसरा अर्थ ये है कि आप उसको रोकना नहीं चाह रहे हैं। दोनों ही तरीके से ये स्थापित हो जाता है कि मोदी और योगी के कारण जो एक कहानी गढ़ी गई है कि सबको थर-थर काँपेगा और थर-थर काँपने के कारण भारत विकसित हो जाएगा और भारत में सतयुग आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि उसका एक सीधा-सीधा कारण है कि भ्रष्टाचार तभी होता है जब किसी के पास पावर होता है। आप अगर बिना हेलमेट के गाड़ी चला रही हो नीलू जी और मैं आपको देख लूँ और मैं कहूँ कि आपके ऊपर चालान करूँगा तो आप हँस के आगे बढ़ जाइएगा। वो चालान करने के लिए पुलिस वाला होना ज़रूरी है। तो जहाँ पर पावर होता है, सत्ता जिसके पास होती है, वही भ्रष्टाचार करता है और जितनी ज़्यादा सत्ता जिसके पास होती है, भ्रष्टाचार उतना ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। तो पावर जितना ज़्यादा होगा, भ्रष्टाचार उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए हमें पता है कि इस देश के नीरव मोदी हों या ललित मोदी हों या अपने विजय माल्या जैसे लोग हों, सब लोगों ने तो जनता का पैसा खाया, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा खाया, वो सब तो भाग गए इस देश से, उन भ्रष्टाचारियों को तो आप पकड़ के ला नहीं सके।
स्विट्जरलैंड में जो काला धन था वो वापस ला नहीं सके, उल्टा वो 25% बढ़ गया है। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि सत्ता का केंद्रीकरण जितना ज्यादा होगा, भ्रष्टाचार उतना बढ़ेगा, क्योंकि साधारण सा नियम होता है कि अच्छे से अच्छा ड्राइवर होगा आपका तो भी एक्सीडेंट से आप नहीं बच सकते। एक्सीडेंट से अगर आपको बचना है तो आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट होना जरूरी है, आपकी गाड़ी में एयरबैग होना जरूरी है, आपके गाड़ी में एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होना जरूरी है। अच्छा ड्राइवर है इसीलिए एक्सीडेंट नहीं होगा, ये आप नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी को ठीक होना जरूरी है। उसी जैसे सत्ता परिवर्तन से, उसी तरह से सत्ता परिवर्तन करने से, ड्राइवर बदल देने से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती। ये होता है सत्ता परिवर्तन। आपको अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो करना पड़ेगा आपको व्यवस्था परिवर्तन। आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, आपकी गाड़ी में एयरबैग लगाना पड़ेगा। ड्राइवर बदल देने से एक्सीडेंट कम नहीं होता। इसीलिए मेरे ख्याल से 2011 में जो जन लोकपाल की मांग थी वो बहुत जरूरी थी और बहुत समयोचित थी, क्योंकि आज बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, भारत में जितने भी विधायिका के लोग हैं, मतलब जो चुनाव लड़ते हैं, उनको तो 5 साल में एक बार जनता उनको अपनी नौकरी से निकाल सकती है। लेकिन आप अगर एक बार कार्यपालिका में चले जाइए या न्यायपालिका में चले जाइए, तो आप कितनी भी बड़ी गलती कीजिए, आपको एक इम्यूनिटी दी जाती है, आपको एक छूट दी जाती है। आज जो आईएएस ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ा, उनको नौकरी से तो नहीं निकाला, करेंगे तो क्या करेंगे, उनको ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह से आज ही सुबह हमने अखबार में पढ़ा कि एक जज साहब अपने घर में घर के बच्चों को बिना बोले चले गए, उनके घर में उनके बच्चों को ही नहीं मालूम था, फायर ब्रिगेड को मालूम पड़ गया कि इनके यहाँ तो इतना लाखों करोड़ों रुपए कैश पकड़ा गया। तो आप होता और क्या हुआ उस पर, उन जज के यहाँ कोई ईडी पहुंची, सीबीआई पहुंची, कोई नहीं पहुंचा, उनका तो ट्रांसफर कर दिया गया, उल्टा उत्तर प्रदेश में ही कर दिया गया है। तो ये बताता है कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन दोनों को हमने इम्यूनिटी प्रदान कर रखी है। इम्यूनिटी का मतलब है आप कितनी भी बड़ी गलती कीजिए, आपको कोई सजा नहीं है, बहुत होगा तो आपका ट्रांसफर होगा, यहाँ से वहां हो जाएगा, वहां से वहां हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर भी होगा तो आपकी सुविधाएं कम नहीं होती है। मैं वापस उस स्टोरी पे लौटना चाहती हूँ। मनु डिस्कनेक्ट हो गए थे। मनु, मैं आपके पास वापस आती हूँ। आप समझा रहे थे कि ये निकांत जैन और अभिषेक प्रकाश, इन दोनों के बीच में कितनी क्लोजनेस थी, कितनी प्रॉक्सिमिटी थी, कितने करीब थे। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज अभिषेक प्रकाश का निलंबन करके योगी जी के हाथ अपना पोंछ लेंगे, कहेंगे कि अब मेरे से कोई मतलब नहीं है, हमने अभिषेक प्रकाश को तो सस्पेंड कर दिया, बाद में देखी जाएगी। अब जांच अगर होगी या फिर इंक्वायरी होगी, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ तो नहीं होगी, पूरे यूपी इन्वेस्ट में क्या गड़बड़ नजर आ रही है चीजें। जी हाँ, वही मैं कह रहा था कि ये जो है इतना हाई प्रोफाइल जो प्रोग्राम है कि यूपी की सूरत बदलने की इसमें सपना छिपा हुआ है। तो उस डिपार्टमेंट को या उस काम को सबसे प्रभावशाली नौकरशाह को सौंपा जाता है, सबसे ताकतवर नौकरशाह को सौंपा जाता है। और वहां ये खेल हो रहा है कि कमीशन के बगैर आप किसी को निवेश नहीं आने दे रहे हैं, किसी का निवेश रोक दे रहे हैं, उसकी राह में जो है रोड़े अटका रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये तो देखिए 5 साल हो गए हैं इस इनिशिएटिव को। 5 साल से ये पहली बार ऐसा पता चला है। और इसका मतलब जो दलाल जो जैन है, इसका मतलब वो एक्टिव पहले से एक्टिव था। तो अब अफसरों का और दलालों का ये जो नेक्सस है, इसका मतलब ये पहले से काम कर रहा था वहां पे। अगर ये दत्ता इतना जोखिम नहीं उठाते कि सीधे सीएम को चिट्ठी लिखे, उसकी जांच हुई और तुरंत जो है एक्शन हो गया, तो ये पता ही नहीं चलता कि इतने बड़े लेवल पे इतना कुछ हो रहा है। और मतलब अंदाजा लगाइए कोई छोटा मोटा अफसर नहीं है जो उस प्रोग्राम का, जिसको निवेश लाना है, वहां उसका सीईओ सर्वे सर्वा है, उस लेवल पर बात है। तो वो पैसा सीधा नहीं ले रहे हैं, एक दलाल के जरिए वहां से वाया कि वहां पैसा जाएगा फिर हमको आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। इसमें सस्पेंशन या उससे कुछ बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो क्योंकि ये ऊपर लेवल तक आ गई है बात ना, कि उन्होंने जिस आदमी को इतना बड़ा काम दिया वो तो दलाली कर रहा है। तो ये जिम्मेदारी, ये उत्तरदायित्व का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं संजीव जी के पास आती हूँ कि संजीव जी, एक इतना हाई प्रोफाइल आईएएस ऑफिसर, और मैं ये कैसे मानूं कि इसके योगी जी से करीबी संबंध नहीं रहे होंगे, क्योंकि उसको यूपी इन्वेस्ट का सीईओ बनाया गया, तो कुछ ना कुछ वो भरोसा
योगी जी के साथ वो जरूर एंजॉय करता होगा, चीफ मिनिस्टर से करीब होगा, तभी चीफ मिनिस्टर ने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अब आज जब एक चिट्ठी के जरिए ये केस पकड़ा जाता है, तो योगी जी उसको सस्पेंड कर देते हैं। क्या अब योगी जी की जिम्मेदारी खत्म हो गई, या फिर वाकई में पूरे यूपी इन्वेस्ट की जांच होनी चाहिए कि इस तरीके के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों को दिए गए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स लगाए थे, उसमें कितना घूस मिला। अगर निकांत जैन को अरेस्ट किया गया है और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई 5% वो कमीशन लेता है और उसके बाद ही प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलते हैं, तो फिर तो जितने प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिली है उसकी भी जांच होनी चाहिए इस समय। जी संजीव जी। नीलू जी, मुझे लगता है कि अभी तो जो ताजा प्रकरण है इस पे सबकी निगाहें हैं, हम उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी कुंभ बीता है और आपके ही चैनल पे हम लोग डिबेट कर रहे थे, तो कुंभ में जो मेला प्रभारी बनाए गए, उत्तर प्रदेश सरकार जब 2017 में आती, योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, तो उनके ऊपर उनके ऊपर पंचायत राज एक्ट के तहत, पंचायत राज के तहत जो है उस विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोपी थे। और ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी को योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेला का प्रभारी बनाया। हम सब ने आपके चैनल पे बात उठाई थी, विधान परिषद में हमारे नेता एमएलसी दीपक सिंह जी ने पिछले जो कुंभ की बातें उठाई थी। तो कहने का मतलब कि आज अगर हम बात कर रहे हैं, अविनाश प्रकाश की बात कर रहे हैं, या मैं उस मेला प्रभारी के नाम को नहीं लाना चाह रहा हूं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, वो भी सीनियर अधिकारी, नए अधिकारी हैं, तो एक पूरी तरह से सत्ता के द्वारा एक नेक्सस ऐसे अधिकारियों का तैयार करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है। और सारी चीज छोड़ दीजिए, वो चाहे 40,000 करोड़ रुपए लगा करके नमामि गंगा में जो खर्च किया गया, नमामि गंगा के नाम पे क्या क्या भ्रष्टाचार, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने उसको देखा, वाराणसी में आपने देखा एनजीटी ने मुकदमा तक चलाने के लिए बात कही। तो ये संजीव जी नमामि गंगे को अलग रखते हैं, लेकिन ये जो यूपी इन्वेस्ट है इसका एक तरीके से भंडाफोड़ हो गया है। यूपी इन्वेस्ट की पूरी कहानी या उसका एक जो सफलता का जो बबल था वो आज पंक्चर हो गया, क्योंकि आज ये छवि प्रोजेक्ट हो रही है कि यूपी इन्वेस्ट केवल दलाली और भ्रष्टाचार का अड्डा था, और उसमें योगी जी चहेते ऑफिसर इन्वॉल्व थे, अभिषेक प्रकाश। बिल्कुल वो वही तो करा। योगी आदित्यनाथ जी से ये सवाल आज पूछने लगा है कि क्या इसी बिहाफ पे आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे यूपी में, आप इसी बिहाफ पे यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट करा रहे थे, जहां इन्वेस्टर्स मीट के तहत तमाम ऐसी कंपनियां जहां सीधे खुलेआम 5% कमीशन मांगी जा रही है। तो ये नीलू जी आज ये कहना, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसे चुनिंदा अधिकारियों को ही जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे कुंभ मेले की बात हो, चाहे इन्वेस्टर्स मीट की बात हो, चाहे यूपी इन्वेस्ट की बात हो। और ऐसे मैंने फिर इसलिए कहा कि नमामि गंगे को अलग कर देता हूं, ऐसे तमाम घोटाले हैं आप सड़कों को लेकर के, तो मैं इस बात को कह रहा हूं ऐसे तमाम लोगों को अब क्यों ना हो। आप देखिए ना, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के उस आश्रम के तहत जो उनका गोरखनाथ पीठ है उसके तहत भी वो एक मेडिकल कॉलेज पहले से बन रहा है। उसकी सच्चाई कभी आप चर्चा करेगा तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से वहां घपलेबाजी हो रही है। और कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक सब्जबाग दिखाया जा रहा था कथित विकास का, उस विकास के पीछे नीलू जी ये सीधे एक पूरी तरह से मिली जुली साठगांठ है उन प्रशासनिक अधिकारियों की, स्थानीय नेताओं की। और कहीं न कहीं आदित्यनाथ योगी जी को ये भनक आज नहीं लगी है, क्योंकि वो मामला प्रकाश में आया है तब ये सामने आया। ये तो चीजें चल रही हैं, और ये चीजें चल नहीं होती तो आज बताइए तमाम ऐसे मामले हाईकोर्ट के चौखट पे हैं। दूसरी तरफ एक और चीज कह दूं, अभी ये मामला भी प्रकाश में आया है कि संजीव जी आप लोग विपक्ष में हैं, क्या आप इसमें एक सीबीआई की जांच या किसी तरीके की कोई जांच की डिमांड करेंगे, या फिर योगी जी ने कह दिया कि भाई देखिए हमने निलंबन कर दिया, अब कहानी खत्म हो गई? विपक्ष क्या करेगा? एक तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, यूपी इन्वेस्ट का जो घोटाला है ये अपने आप में बहुत बड़ा है, और ये एक और पन्ना खोल देता है कि देश में इस तरीके की जितनी इन्वेस्टर समिट्स है, क्या ये सब भ्रष्टाचार और दलाली का ही अड्डा बन रही? आज ये सवाल भी तो लोगों के मन में आएगा। नीलू जी, विपक्ष ने हमेशा आवाज उठाई, चाहे कोरोना में इनकी सरकार के द्वारा किया गया घोटाला था, चाहे उसके बाद आप देख लीजिए, चाहे कुंभ में घोटाला था, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का लेकर घोटाला था। हर ऐसे मामले जो कि
जनता के बीच में जाकर के सरकार ने और इनके अधिकारियों ने लूटने का काम किया, उसको भी उठाया और इसको भी उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मैं देख रहा हूं कि सरकार ने संस्थाओं का भी संघीकरण कर दिया है। जब जजेस के घर पैसे पकड़े जा रहे हैं, जब एक जज रेप के केस में किस तरह के बयान देता है, हाई कोर्ट का एक जज किस तरह से सांप्रदायिक बयान देता है, तो आज जुडिशरी को लेकर के कहूं, ईडी और सीबीआई आज कहां है, किस जगह जाएगी? तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और निश्चित है कि हम उम्मीद उन्हीं संस्थाओं से करते हैं जिन संस्थाओं से इस लोकतंत्र की मजबूती दिखती है, और निश्चित है कि ये मामला भी प्रकाशमय है, इसको भी उठाया जाएगा। इस बात से उठाया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी केवल एक ये नूरा कुश्ती जो चली कार्रवाई कर देने से क्षम नहीं है, क्योंकि ऐसे तमाम लोगों के द्वारा ये सत्ता चल रही है। और आज उत्तर प्रदेश अपनी बदहाली की जो हाल है, ऐसे अधिकारियों और ऐसे जनप्रतिनिधियों के मेलजोल से ही दिख रहा है, वो चल रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और आगे भी उठाते रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप इसको लेकर भी आवाज उठाएंगे, लेकिन मनु ये कितना बड़ा अब पॉलिटिकल मुद्दा आपके हिसाब से बनेगा? क्योंकि यूपी इन्वेस्टर समिट योगी आदित्यनाथ का पेट प्रोजेक्ट था, और अगर उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और ये दिख रहा है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनके टॉप ऑफिसर्स, तो जब टॉप ऑफिसर्स का ये हाल है तो नीचे के लेवल पे कितनी घूसखोरी हुई होगी ये तो पता नहीं है। तो क्या अब पूरी एक कंप्लीट सर्जरी करने की जरूरत है इस यूपी इन्वेस्ट प्रोजेक्ट की? और ये कौन करेगा? क्या केंद्र सरकार इसमें पहल करेगी? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ और जो दिल्ली दरबार है उसके बीच की जो दूरी है, लखनऊ दरबार और दिल्ली दरबार में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो क्या अब ये होगा कि केंद्र सरकार इसको लेकर कोई जांच का गठन करेगी या किसी कमेटी को बैठाएगी, जांच कमेटी को? जी मनु। देखिए, फिलहाल इस तरह की जांच की तो संभावना कम है, क्योंकि ये घर का मामला हो गया और बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह की जांच हो। क्योंकि जिस तरह खबरें आई हैं, खबरें तो ये आई हैं कि भाई योगी जी ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, ये हेडलाइंस आई हैं, यही खबरें चली हैं। मतलब लेकिन ये नहीं आया है कि भाई वो मामला हुआ क्या है, किस लेवल पे हुआ है और उसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं। खबर इतनी आई है, इस तरह प्रचारित की गई है और ये प्रसारित की गई है कि बहुत सख्त जो है कार्रवाई की गई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो इतने बड़े लेवल का भ्रष्टाचार, ये तो बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है, वहां जहां क्वेश्चंस है मनु, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं इस खबर के आने के बाद, क्योंकि खबर तो योगी जी ने भी प्लान करा दी होगी कि ये देखिए हमने तुरंत सस्पेंड कर दिया, अब बात खत्म हो गई, और जो निकांत जैन है उसको वो अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया। लेकिन बात यहाँ खत्म तो नहीं हो जाएगी। तो क्या ये जो खबरें आ रही हैं, इस खबर के पीछे की असलियत क्या है, इसका खुलासा कैसे होगा? जी देखिए, अभी ये जो मामला हुआ है ना, ये क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व का मामला है, जिम्मेदारी का मामला है, ये सीधे सीएमओ ऑफिस, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, वहां तक मामला जाएगा, क्योंकि वो उस लेवल का मामला है, ये उस लेवल का भ्रष्टाचार है। हम ये नहीं कह रहे कि सीएमओ ऑफिस का में इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन जो अधिकारी इतने बड़े लेवल का अधिकारी है और वो इस तरह रैकेट नेक्सस में फंसा हुआ है, ये इस तरह नेक्सस चला रहा है, तो निश्चित ही ये इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। एक सवाल और भी मुझे याद आ रहा है, मैं संजीव जी से इसमें पूछूंगी और फिर अंतिम कमेंट में सिद्धार्थ से लूंगी कि संजीव जी, क्या ये योगी आदित्यनाथ को फंसाने का भी एक चाल हो सकती है? हो सकता है कि अब कौन कर रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि भाई योगी जी को फंसाया जाए, क्योंकि योगी जी को फंसाने की इसके पहले भी बहुत सारी कोशिशें हुई, कुंभ के दौरान हमने देखा ही था। तो क्या भ्रष्टाचार अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है? क्या इसके तार आपको दिल्ली से भी जुड़े हुए नजर आते हैं? नहीं, ये आपका जो सवाल है नीलू जी, इस संदेह से कहीं परे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसका एक उदाहरण हम सबने देखा कि उत्तर प्रदेश की डीजीपी की नियुक्ति सालों भर नहीं होती। उत्तर प्रदेश की डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो, और हम सबको मालूम है कि डीजीपी की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार के तहत होती है, गृह मंत्रालय के तहत भी होती है। तो जब उत्तर प्रदेश को करीब करीब 18 महीने से ऊपर होने के बाद एक डीजी तक स्थायी नहीं मिल पाया, तो केंद्र सरकार उसमें इन्वॉल्व थी। दूसरी तरफ इस बात को मैं 25% मान के चलता हूं, लेकिन 75% उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो कहीं ना कहीं
योगी आदित्यनाथ जी के अच्छे मतलब जिनको उन्होंने समझा, जब वो गोरखपुर के एज ए सांसद हुआ करते थे तब कई अधिकारों को उन्होंने तमाम ऐसे विभागों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं, तो इसको हम कैसे इनकार कर सकते हैं। तो ये लेकर के मैं बार बार कह रहा हूं कि एक नेक्सस जो बना हुआ है और ये गठजोड़ तो चूंकि सामने आया, आज सामने आया तो बात चला कि साहब ये भ्रष्टाचार में शामिल थे, लेकिन अच्छे अच्छे नामों को लेकर के मैं आप एक चीज और कहना, एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार की और है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के नीलू जी, इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जैसे जिन सर्विस से वाराणसी से साड़ी उद्योग का, अब आपको बता दूं कि यहाँ पे बुनकरों की जो बदहाली है उसको लेकर के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट लाए गए और उनमें उन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया। ऐसे भदोही में कालीन उद्योग था, तो ये जो नाम दिया गया ना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके, तो उसमें जो अधिकारी जो फिक्स किए गए, ये वही कह रहा हूं एक नेक्सस के तहत कि आप हर जिलों से एक धन उगाही के लिए केंद्र खोला जाएगा, नाम बहुत अच्छा दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ये पुराना चरित्र है कि बहुत अच्छे नाम देने वाले, जिलों का नाम बदल देंगे, विभागों का नाम बदल देंगे, सड़कों का नाम बदल देंगे और ऐसे तमाम चीजें करके, तो कहीं न कहीं एक भ्रष्टाचार का त्रिकोण होता है कि भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि और ऊपर सत्ता में बैठा हुआ प्रमुख नेता, ये तीनों के गठजोड़ से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में खूब बखूबी पल रहा है। और योगी आदित्यनाथ का जो ये दूसरा टर्म है, अब तो इसमें होड़ लगी हुई है, ऐसे लोगों को रखा जा रहा है, तमाम ऐसे विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग के भी चर्चा कर लूंगा तो उसमें चल रहे हैं। आपको बताओ मत्स्य पालन विभाग में, जबकि आज जो जिस तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं उसके पीछे लगता है कि योगी आदित्यनाथ कमजोर भी हुए हैं। आप सोचे कि संजय निषाद जैसा इनका एक कैबिनेट मिनिस्टर बोलता है कि मैंने 7 दरोगाओं को पीट करके ये कर दिया तब मैं यहाँ पहुंचा हूं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कहीं न कहीं एक जो आपका इशारा है कि इधर से भी योगी आदित्यनाथ का कान पकड़ो और उधर से भी अगर पकड़ने को मिले तो उधर से भी पकड़ो, तो ये पूरी तरह से अब वो चीजें चूंकि ऊपरी सतह पे बदबू कर रही हो और धीरे धीरे आप देखें कई विभागों के भ्रष्टाचार से सामने आएंगे और निसंदेह एक फेम को गिराने की भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही शाह और मोदी की जोड़ी लगभग अब तक असफल है, क्योंकि गुजरात में आपने देखा कि पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, मध्य प्रदेश में देखा जो प्रमुख मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रसिद्ध शिवराज सिंह को हटा दिया, चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री राजस्थान में बने। तो ऐसे लोग, इनके सामने सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई खासकर अमित शाह जी के सामने तो आदित्यनाथ योगी है और पिछले लोकसभा की खुन्नस वो चल रही है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की साख को गिराया जाए, इसलिए योगी जी ने आनंद फानंद में किया। आनंद फानंद में क्यों किया? क्योंकि अगर केंद्र सरकार कोई अगर बयान आता, कुछ भी बयान आता, क्योंकि प्रधानमंत्री भी गुजरात से चुन करके नहीं गए, प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से चुन के गए, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ अपनी साख को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हम सब जानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से भी उन अधिकारियों के पीछे है। अगर कोई कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होती है, दंडित कार्रवाई होती है, तब तो माना जाएगा कि साहब ऊपर का हस्तक्षेप कम है, और अगर नहीं होता नीलू जी, चूंकि वो आईएएस अधिकारी है, तो मान के चलिए कि मिली जुली सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार, केंद्र और ये राज्य की सरकार, ये पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के हर विभाग में लूट का तांडव मचा करके रखी है। ठीक है, अब मैं अंतिम कमेंट सिद्धार्थ से लूंगी, बहुत संक्षेप में। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे इस पूरे यूपी इन्वेस्ट घोटाले के ऊपर, जिस पर अभिषेक प्रकाश जो सीईओ है उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, निकांत जैन जो मिडिल मैन है वो अरेस्ट हुआ है, क्या कहेंगे अंत में कुल मिलाकर? जी बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर राम राज्य में अगर मठाधीश के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है तो दो ही निष्कर्ष निकलता है। एक तो ये कि या तो भाजपा का शासन इतना शक्तिहीन है कि नीचे कोई कुछ कर रहा है आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, या तो भाजपा का शासन खुद इसमें संलग्न है इसीलिए नीचे वाला इतना कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बुलडोजर से स्कूटी टकरा जाए और बुलडोजर टूट जाए और स्कूटी ठीक रहे। स्कूटी छोटी है, बुलडोजर बड़ा है, आपके पास बुलडोजर है और स्कूटी का है कि स्कूटी ने बुलडोजर को धक्का मार दिया और बुलडोजर टूट गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी अभी ना मैंने ग्रॉक से, आजकल ना एआई बहुत चल रहा है, तो ग्रॉक को मैंने पूछा तो ग्रॉक ने बहुत अच्छा से जवाब दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में, पढ़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में जब सर्वे किया गया तो 74% जनता ने उत्तर प्रदेश की कहा कि हमें अपना काम करवाने के लिए हमको घूस देनी पड़ी है। तो उत्तर प्रदेश की 74% जनता ही जब कह रही है कि हम घूस दे रहे हैं, ग्रॉक ने जवाब दिया है, ये ग्रॉक ने जवाब दिया है।
हाँ, ये ग्रॉक ने जवाब, ग्रॉक को इतना ही पूछा मैंने कि उत्तर प्रदेश में करप्शन की स्थिति क्या है, ज्यादा कुछ हमने नहीं पूछा, गलत चीज नहीं पूछी। उतने उसने सारा डाटा दे दिया, बहुत लंबा डाटा दिया है। मूलतः उसने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में 74% लोगों से हमने 74% नागरिकों से जो हमने सर्वे किया, उसमें से 74% नागरिकों ने कहा कि हमें सरकारी काम करने के लिए घूस देना पड़ा है। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अगर भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा नहीं, लेकिन विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बना सकता है। एक चीज बनना अगर होता तो जनता दे रही है और जनता को पता है कि हम दे रहे हैं। तो आज जो मनु जी ने निकाला वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक छोटा सा एक नियम होता है, बर्फ का जो गोला होता है, बर्फ की जो सिल्ली होती है, उसका सिर्फ 10% हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, 90% पानी के नीचे रहता है। हिमखंड भी जब समुद्र में तैरता है, इसीलिए टाइटैनिक जैसा जहाज डूब गया, क्योंकि दिखता छोटा था लेकिन नीचे बहुत बड़ा था। तो भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है कि अगर आपको ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है तो 90% नीचे वो उतना बड़ा है। और ये ग्रॉक ने बता दिया कि 74% जनता कह रही है कि हम भ्रष्टाचार हमने लोगों को घूस दे, उत्तर प्रदेश में हमको सरकार में घूस दे के काम करवाना पड़ा है। लेकिन अच्छा हुआ कि मनु जी ने इसे बाहर निकाल दिया, इसका एक खुलासा हुआ। इसके पीछे राजनीति कुछ भी हो, लेकिन यह बिल्कुल अब स्पष्ट है कि इनका बुलडोजर जो है वो बुलडोजर नाम का है। कई बार आप कूट का भी बुलडोजर बना के रख सकते हैं, कागज का भी बुलडोजर बना के रख सकते हैं, थर्मोकोल का भी बुलडोजर बना के रख सकते हैं। भारत में फिल्में बहुत बनती है, फिल्म सेट होता है, फिल्म सेट में कुछ भी सच नहीं होता, लेकिन दूर से देखने में सब सच लगता है। तो मेरे ख्याल से है कि यह बुलडोजर इनका ऐसा था जो कि एक स्कूटी टकरा गई और बुलडोजर टूट गया, इतना ही तो हुआ। चलिए देखते हैं कि ये आगे इसकी जांच कहाँ तक पहुंचती है और क्या कुछ इसमें केंद्र सरकार का कोई इंटरवेंशन आता है। और आज सवाल सबके मन में जरूर आएगा कि इन्वेस्ट यूपी का अगर ये हाल है तो फिर जो बाकी राज्यों में जो अलग अलग इन्वेस्टर समिट्स होती हैं उनका क्या होगा, क्या वो भी भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। अभी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ कि अभी कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा। यूपी इन्वेस्ट का जो हश्र हुआ है, अब उसकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके सिर पर डाली जाएगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जितनी भी इन्वेस्टर समिट्स है, क्या इनकी जांच की जरूरत है और क्या हमें देखना चाहिए कि भाई इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं पैसा लगाने के लिए, उनसे क्या वाकई में पैसे की उगाही भी की जा रही है। ये देखना होगा कि क्या इस पर कोई जांच होती है या नहीं होती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ, संजीव, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर